इमेजिन करो एक लड़का है जिसने 10 की उम्र में ही अपना स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे। उसके बावजूद वो नेविगेशन के ऊपर एक ऐसी किताब लिखता है जो अभी भी बहुत से शिप वाले कैरी करते हैं। ये कहानी है नैथनियल की। नैथनियल 1773 में मैसेचुसेट्स यूएसए में पैदा हुए थे। उनके डैड डब्बे बनाते थे। जब नैथनियल 10 साल के हुए तो उनके पिता ने नैथनियल को स्कूल से बाहर निकलवा दिया क्योंकि उनके पास अपने बच्चे की फीस के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने उसे पहले अपनी दुकान में लगवा दिया। जब वो 12 साल के हुए तो उन्हें सामने वाली किराना शॉप में खाते लिखने के लिए लगवा दिया। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि नैथनियल को नंबर्स पसंद थे। जब भी वो दुकान में रहते वो कैलकुलेशंस करते रहते, पिछले महीने का हिसाब किताब, उसके पिछले महीने का हिसाब किताब एंड सो ऑन। जब भी उनके पास फ्री टाइम होता तो वो लाइब्रेरी से एक मैथ्स की बुक उठाकर उसे पढ़ते। इवन कैलकुलस भी उन्होंने खुद ही सीख लिया। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की एक बुक थी द प्रैक्टिकल नेविगेटर बाय जॉन हैमिल्टन। इस बुक में बहुत सारे टेबल्स बने थे। इन टेबल्स की मदद से कोई भी इंसान जो शिप लेकर सी में जा रहा है वो अपनी पोजीशन सी में बता सकता था। अगर इन टेबल्स में से किसी भी चीज की वैल्यू थोड़ी सी भी गलत होती तो वो शिप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाती और कहीं और ही निकल जाती। और ऐसे इंसिडेंट्स उस वक्त बहुत होते थे। जब नैथनियल अपने अर्ली 20s में पहुंचे तो उनके हाथ में उस वक्त एक बुक आई और उन्होंने देखा कि इन टेबल्स में हजारों एरर्स थे। ये कुछ ऐसा था कि इमेजिन करो आप एक अकाउंटेंट हो और आपको ये पता चलता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसकी मेन गूगल शीट में जितने भी नंबर्स है उसी में मिस्टेक है। और अब एज एन अकाउंटेंट आपको पता ही नहीं है कि आपका बिजनेस एक्चुअल में पैसे कितने कमा रहा है। एनीवेज, हर बार जब वो शिप में जाते तो अपने फ्री टाइम में वो एक कागज और पेन लेते और दोबारा से कैलकुलेशन करने लगते। उन्होंने इस बुक के सारे टेबल्स के हर रो की कैलकुलेशन करी और जितनी भी गलतियां थी उन्हें रिकैलकुलेट किया। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि इस बुक में जो टेबल्स हैं वो हर कोई नहीं समझ सकता। वो चाहते थे कि नेविगेशन इतनी आसान हो कि उनकी शिप में जो कुक है वो भी इसको समझ सके। इसीलिए उन्होंने खुद की एक बुक लिखी जिसका नाम था द न्यू अमेरिकन प्रैक्टिकल नेविगेटर, जो कि 1802 में पब्लिश हुई। इस बुक में काफी सारे पेजेस सिर्फ इस बात पर थे कि इसके अंदर जितने भी मैथ्स, टेबल्स और प्रोसीजर है उसको समझना कैसे है। ये बुक इतनी आसान थी कि आज भी इस बुक को यूज करते हैं और इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि नैथनियल ने ये सोचा था कि कोई भी चीज जो मेरे कुक को समझ नहीं आ रही इस बुक में, वो चीज इस बुक में होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए बुक पब्लिश करने से जस्ट पहले नैथनियल एक शिप में 12 क्रू मेंबर को लेके गए। उन्हें शिप में ही अपनी पूरी बुक समझाई और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि उनकी शिप में जो कुक था वो भी उन्हें बता पा रहा था कि अभी उनकी शिप एग्जैक्टली किस पोजीशन पर है और उन्हें कहां पर जाना है। इस स्टोरी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहली है बिल्ड अ सिस्टम, नॉट जस्ट वेग नॉलेज। नैथनियल ने जब भी बुक लिखी तो उन्होंने उस बुक को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप सिस्टम लिखा जिसे कोई भी फॉलो कर सकता था। वो वेग, लूजली कनेक्टेड टेबल्स नहीं थे जिन्हें सिर्फ एक्सपर्ट्स ही समझ सकते थे। और इस सिस्टम थिंकिंग की वजह से हुआ ये कि वो खुद नेविगेशन को और अच्छे ढंग से समझने लग गए। हमारी दूसरी लर्निंग ये है कि टीच अदर्स टू प्रूव यू हैव अंडरस्टूड। नैथनियल का एक सिंपल रूल था कि अगर वो अपने क्रू को नहीं समझा पाते तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्हें खुद वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आए। और ये दो रूल्स को फॉलो करके सिस्टम थिंकिंग एंड टीच अदर्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई और इसलिए अपने 20s में वो ये बुक लिख पाए। नेक्स्ट मेथड आता है ट्रीट बिग गोल्स लाइक नॉर्मल असाइनमेंट्स एंड ब्रेक इट स्टेप बाय स्टेप। 1914 पोर्टलैंड यूएस में एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड। ये पढ़ने में एक नॉर्मल स्टूडेंट था। नॉर्मल बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद इसने पीएचडी स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में एडमिशन ली। जस्ट इमेजिन करो एक नॉर्मल पीएचडी स्टूडेंट की लाइफ। आप क्लास में जाते हो, वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हो, आपको होमवर्क मिलता है और आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट करते हो। आप सिर्फ चाहते हो कि किसी तरीके से आपकी थीसिस अप्रूव हो जाए और आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाए। जॉर्ज भी कुछ ऐसा ही था। वो मैथ्स में डिसेंट था पर अपने को वो सुपर हीरो नहीं समझता था। एक दिन वो पीएचडी क्लास में थोड़ा लेट पहुंचा। जब वो क्लास में आके अपनी सीट में बैठा तो उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। उसने सोचा कि उसके गाइड ने उसे होमवर्क दिया होगा, इसलिए उसने वो 2 सवाल अपनी नोटबुक में लिख लिए। नॉर्मल क्लास अटेंड करी और घर में आ गया। घर में आने के बाद उसने उन 2 सवालों को देखा और 4 से 5 दिन तक उन सवालों को स्टेप बाय स्टेप तोड़ता रहा और हर छोटे टुकड़े को सॉल्व करता रहा। जब एक हफ्ते के बाद ये 2 क्वेश्चन उससे सॉल्व हुए तो अपने टीचर के रूम में पहुंचा जहां पर उसके टीचर नहीं थे। उसने ये 2 क्वेश्चन के सोल्यूशन उनके टेबल पर रख दिए और वापस वो अपनी क्लास में चला गया। 2 घंटे के बाद उसके गाइड भागते हुए एक्साइटमेंट में उसके पास आए और उनसे कहा कि जो 2 सवालों के आंसर तुमने मुझे दी हैं ये तुमने कैसे सॉल्व करे। इस पर जॉर्ज ने कहा, हाँ बस मैंने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ता रहा और सॉल्व करता रहा। क्यों सर, क्या हुआ, क्या वो ठीक नहीं है? उसके गाइड ने कहा, ठीक नहीं है? अरे ये 2 स्टैटिस्टिक्स में ऐसी प्रॉब्लम है जो आज तक किसी से भी सॉल्व नहीं हुई और तुमने इसे सॉल्व कर दिया। इनमें से एक सोल्यूशन तो कुछ दिनों में हम रिसर्च पेपर में पब्लिश भी कर सकते हैं। जॉर्ज थोड़ा खुश हुआ पर अभी भी उसे नहीं पता था कि उसने एक
बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। उसने दोबारा से अपने गाइड से पूछा, सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अपने थीसिस में कौन सा टॉपिक चूज करूँ। मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया नहीं है जो मैं अपनी थीसिस में कवर कर सकता हूँ। इस पर उसके गाइड ने कहा, डियर जॉर्ज, ये जो 2 प्रॉब्लम्स तुमने सॉल्व करी है, बस इसी को अपनी थीसिस में डाल दो और कोई भी तुम्हारी थीसिस रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। जॉर्ज ने एग्जैक्टली यही किया। उसने पीएचडी स्टैंडर्ड्स के कंपैरेटिवली बहुत छोटी थीसिस बनाई जो कि सिर्फ 57 पेजेस की थी, जो कि इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स के ऊपर थी। इनमें से एक पेपर 1940 में पब्लिश हुआ, दूसरा 1951 में। इस स्टोरी से हमारी 2 लर्निंग है। पहली ये कि अगर बड़ी प्रॉब्लम को हम एज अ होल ना देखें बल्कि उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ते रहें तो हम एक एक सेक्शन को फोकस होकर सॉल्व कर सकते हैं और इवेंचुअली पूरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड लर्निंग ये है कि जॉर्ज ने इसे नॉर्मल होमवर्क माना। शायद अगर उसे ये पहले पता होता कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है तो साइकोलॉजिकली वो उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मानता और शायद सॉल्व करने का अटेम्प्ट भी ना करता। इसलिए इन बड़े गोल्स को हमें नॉर्मल असाइनमेंट की तरह ही मानना चाहिए, जिसको शायद ज्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़े, शायद थोड़ा ज्यादा समय लगे, बट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स डुएबल ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लर्न फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड यू। ये कहानी है एग्नेस पॉकल्स की, जो कि 14 फरवरी 1862 वेनिस में पैदा हुई थी, जो कि उस वक्त ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा था। बचपन से बहुत क्यूरियस थी, इसे फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने का बहुत शौक था, बट उस टाइम पर एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी। प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी जर्मन यूनिवर्सिटी किसी भी औरत को एज ए रेगुलर स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करती थी, चाहे वो फिर कितना ही ब्राइट स्टूडेंट क्यों ना हो। इसके साथ साथ एग्नेस की लाइफ में एक और प्रॉब्लम थी कि उसके माँ बाप हमेशा बीमार रहते थे, जिसकी वजह से उसे घर रहना पड़ता था अपनी माँ बाप की सेवा करने के लिए। वो अपने घर का सारा काम करती, झाड़ू करती, पोछा करती, इवन कुकिंग करती और बर्तन भी साफ करती। जस्ट इमेजिन, मैक्सिमम लोग तो मेहनती भी नहीं होते, और अगर आप बहुत मेहनती भी हैं, उसके बाद ऐसी चीज अगर हमारे साथ हो जाए तो हमारा करियर ऑलमोस्ट डाउन है। लेकिन इसके बावजूद एग्नेस ने हार नहीं मानी। उसका भाई यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ता था, इसलिए वो अपने भाई से फिजिक्स की किताबें ले लेती। एग्नेस की लाइफ में टर्निंग पॉइंट एक किचन में आया। एक्चुअली में हुआ ये कि जब एग्नेस हर रोज की तरह बर्तन धो रही थी तो उसने देखा कि प्लेट में जब पानी के ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल पड़ा होता है और जैसे ही उसमें कुछ साबुन का टुकड़ा जाता है तो वो डर्ट पार्टिकल मूव करने लग जाता है। अब बहुत से लोगों के साथ अगर ये चीज होती तो वो बर्तन साफ करते और उसे भूल भी जाते, पर एग्नेस के दिमाग में हर रोज बार बार ये चीज सता रही थी कि ये हो क्या रहा है। इस पर उस टाइम तक जितनी भी रिसर्च थी वो कॉन्सेप्ट पढ़ती, फिजिक्स की किताबें पढ़ती और बार बार डर्ट पार्टिकल पानी और साबुन के साथ किचन में ही छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती। एक दिन उसके दिमाग में सवाल आया कि अगर साबुन पानी को इस तरीके से कुछ चेंज कर सकता है तो क्या मैं उसे मेजर कर सकती हूँ। ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं थे कुछ बड़ा करने के लिए, इसलिए उसने एक छोटा सा एपरेटस बनाया जिसका बहुत ही डम डाउन वर्जन कुछ इस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी लो, उसके ऊपर फॉइल रखो। अब इस पानी में अगर कॉटन की मदद से हम थोड़ा सा भी सोप डालते हैं तो ये फॉइल मूव करने लग जाती है और इसको हम मेजर कर सकते हैं, जिस चीज को बाद में साइंटिस्ट ने कहा सरफेस टेंशन। जब ये चीज उसने अपने पेरेंट्स को बताई तो उसके पेरेंट्स हंसने लगे कि ये क्या मजाक है, ये कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं है। लेकिन एग्नेस ने हार नहीं मानी। 1891 में उसने एक इंग्लिश फिजिसिस्ट लॉर्ड रेली को एक लेटर लिखा जिसमें उसने जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट पानी, तेल, सोप और डर्ट के साथ करे थे वो सारे उस लेटर में लिख दिए। फाइनली रेली भी इसी चीज में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एग्नेस का ये काम नेचर जर्नल में पब्लिश करवाया। और इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि एकेडमिक लर्निंग तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हम सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि ये सारी एकेडमिक लर्निंग सिर्फ इसी चीज के लिए है कि जो रियल दुनिया में हो रहा है हम उसका मतलब समझ पाएं, उसे और अच्छे ढंग से समझ पाएं कि ये दुनिया काम कैसे करती है। लेकिन कई बार एकेडमिक पढ़ाई को हम इतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि रियल जिंदगी जो हमें सिखाना चाहती है हम उससे कुछ सीखते ही नहीं। दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए पूरी वीडियो समराइज कर देता हूँ। सबसे पहली स्टोरी हमने देखी थी नाथनिएल की, जो सिर्फ 10 साल तक ही पढ़े, लेकिन उसके बावजूद जब वो किराना स्टोर में लगे तो वहां पर भी वो मैथ्स पढ़ते रहे। और जब वो शिप में जा रहे थे और उन्होंने एक बुक में प्रॉब्लम देखी तो उन्होंने खुद की एक बुक लिख डाली। और उनकी बुक अभी भी इसीलिए यूज होती है क्योंकि वो एक सिस्टम थिंकिंग पर बेस्ड है, यानी एक प्रॉपर सिस्टम, एक एल्गोरिदम है जिसको एक नॉर्मल इंसान भी फॉलो कर सकता है। और उन्होंने खुद कहा था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट पर तब अच्छी बनी जब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपने कुक को समझाना चाहा। इन शॉर्ट, टीच अदर्स। इसके बाद हमने स्टोरी देखी थी जॉर्ज की, जो कि अपनी पीएचडी की क्लास में आए एक नॉर्मल क्लास समझते हुए वहां पर 2 स्टैटिस्टिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को उठाया, उन्हें होमवर्क समझ लिया और उन्हें बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और हर एक छोटे टुकड़े को सॉल्व करते रहे। और फाइनली जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। और ये नहीं हो पाता अगर उन्हें पहले से बता दिया जाता कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम्स है।
इन शॉर्ट, अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को भी अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें और अपने को सफिशिएंट टाइम दें तो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। फाइनली थर्ड स्टोरी हमने देखी थी एग्नीस की, कि ब्राइट स्टूडेंट होने के बावजूद उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिली क्योंकि उस टाइम माहौल ही ऐसा था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई की किताबों से सीखे हुए कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड में ट्राई करती रही और असली जिंदगी से ज्यादा सीख के उनका पेपर वन ऑफ द बेस्ट जर्नल नेचर में पब्लिश भी किया गया। दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि सीखते कैसे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बारबरा ओकली की बुक लर्न हाउ टू लर्न गीगल ऐप में जरूर सुने। यहाँ पर 2500 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए क्योंकि गीगल आपका जिंदगी भर बेस्ट फ्रेंड रहेगा। और हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।